बेटा इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन, आप सबको पता ही होगा, कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करने से जो प्रॉफिट लॉस होता है सीजी में आएगा। कैपिटल एसेट्स मींस ऑल द एसेट्स ऑफ द वर्ल्ड एक्सक्लूडिंग 4 आइटम्स, स्टॉक इन ट्रेड, पर्सनल मूवेबल एसेट्स, रूरल एग्रीकल्चर लैंड इंडिया, गोल्ड डिपॉजिट, बॉन्ड्स, गोल्ड मोनेटाइजेशन सर्टिफिकेट था ना बेटा। बट इसमें एक पॉइंट हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा, कैपिटल एसेट्स में एक पॉइंट आ गया बेटा, एक पॉइंट आ गया, यूलिप इशूड 1 फरवरी 2021 के बाद जिसका प्रीमियम 2.5 लाख से ऊपर है, या 2 यूलिप दिया, दोनों का मिला के प्रीमियम 2.5 लाख से ऊपर होगा तो वो भी कैपिटल एसेट में आ गया। लेकिन ये इशू होना चाहिए कब बेटा, 1 फरवरी 2021 के पहले इशू हुआ तो यूलिप कैपिटल एसेट नहीं है, और बाद में इशू हुआ अगर प्रीमियम, उसका एनुअल प्रीमियम 2.5 लाख से ऊपर है तो बेटा वो यूलिप भी कैपिटल एसेट हो गया और इस पे कैपिटल गेन अराइज होगा। जिनके पास पुराना मैट है अमेंडमेंट शीट में पूरा डिटेल में रख दिया गया है, चैप्टर वाइज डाला है हमने आपको अमेंडमेंट शीट पे। तो बेटा बस यूलिप, बस एक ही पॉइंट ध्यान रखना है, बाकी सब तो ध्यान ही रहता है। हाँ, 4-6 एसेट्स पक्का पर्सनल मूवेबल है, फिर भी वो कैपिटल एसेट्स है। क्या बेटा, ज्वेलरी, आर्किटेक्चर, कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, एनी वर्क ऑफ आर्ट, डन बेटा, ये कैपिटल एसेट। यूलिप कौन सा यूलिप, 1 फरवरी 2021 या उसके बाद इशू हुआ जिसका एनुअल प्रीमियम 2.5 लाख से ऊपर है, या 2 भी यूलिप लिए, दोनों का मिला के 2.5 लाख से ऊपर है तो बेटा वो कैपिटल एसेट्स बन जाएगा, कैपिटल एसेट्स। और रूरल एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट नहीं है, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट है। तो क्या होता है अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, कोई भी लैंड म्युनिसिपैलिटी एरिया के अंदर है, उस म्युनिसिपैलिटी एरिया का पॉपुलेशन 10,000 या उससे ज़्यादा है, 10,000 या उससे ज़्यादा, तो उसके अंदर जो कोई ज़मीन रहेगा उस म्युनिसिपैलिटी एरिया के अंदर वो तो अर्बन है, टैक्सेबल है। उसके बाहर भी होगा बेटा, उसके बाहर भी होगा तो भी टैक्सेबल होगा अगर उसका पॉपुलेशन 10,000 से ऊपर 1 लाख तक है। जिस म्युनिसिपैलिटी, ये एक म्युनिसिपैलिटी एरिया है, इसका पॉपुलेशन 10,000 से ऊपर 1 लाख तक है, तो इसके बाहर 2 किलोमीटर का जमीन भी अर्बन है। अगर इसका पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा 10 लाख तक है तो बेटा 6 किलोमीटर, और 10 लाख से ज्यादा है तो बेटा 8 किलोमीटर। इस पे भी हमने क्वेश्चन नहीं देखा, ऑब्जेक्टिव आया होगा तो पता नहीं, बट आ सकता है। चलो बेटा, 4 जमीन अर्बन लैंड है, कोई भी जमीन म्युनिसिपैलिटी एरिया के अंदर है, टाउन कमिटी के अंदर है, कैंटोनमेंट बोर्ड के अंदर है, उस एरिया का पॉपुलेशन 10,000 या उससे ज्यादा, उसके वो वाला तो अर्बन है, कैपिटल एसेट है। उसके बाहर का जमीन भी म्युनिसिपैलिटी एरिया के गांव देहात भी अर्बन हो सकता है, अगर उसका पॉपुलेशन 10,000 से ऊपर 1 लाख तक है तो 2 किलोमीटर, 1 लाख से ऊपर 10 लाख है तो 6 किलोमीटर, और 10 लाख से ऊपर है तो 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर के बाहर है म्युनिसिपैलिटी एरिया के तो वो कैपिटल एसेट नहीं होगा बेटा, वो देख लेना ध्यान से। अब हम लोग बात करेंगे, 2 टाइप के कैपिटल एसेट होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। पोहा देखेंगे 36 मंथ्स तक है तो शॉर्ट टर्म, 36 मंथ्स से है तो लॉन्ग टर्म। स्पेशल एसेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग और लिस्टेड सिक्योरिटी, अनलिस्टेड शेयर्स, लैंड एंड बिल्डिंग, अनलिस्टेड शेयर्स 2 साल तक है तो शॉर्ट टर्म, 2 साल से ज्यादा लॉन्ग टर्म। वेरी वेरी स्पेशल एसेट्स, लिस्टेड सिक्योरिटीज, जीरो कूपन बॉन्ड, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, यूटीआई, ये सब के लिए क्या था बेटा, 12 महीना तक शॉर्ट टर्म, 12 महीना से ऊपर लॉन्ग टर्म। तो बेटा इसको ये 2 बार फिर से बोल देते हैं, 36 मंथ से ज्यादा लॉन्ग टर्म, 36 मंथ तक शॉर्ट टर्म। और क्या बोला, लैंड एंड बिल्डिंग, अनलिस्टेड शेयर्स 24 महीना तक शॉर्ट टर्म, 24 महीना से ज्यादा लॉन्ग टर्म 2 साल। और वेरी वेरी स्पेशल एसेट्स, लिस्टेड सिक्योरिटीज इन इंडिया, जेडसीबी, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, म्यूचुअल फंड। इक्विटी ओरिएंटेड फंड में ना वो भी आ गया, यूलिप भी आ गया। हाँ, इक्विटी ओरिएंटेड फंड में यूलिप भी है, ठीक है। 12 महीना तक है तो शॉर्ट टर्म, 12 महीना से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म। बट डेप्रिसिएबल एसेट्स को बेचेंगे, डेप्रिसिएबल एसेट्स को बेचकर पोहा कुछ भी हो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। डन बेटा, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स को बेचेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स को बेचेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। आइए एसटीसीजी कैलकुलेट करना बड़ा आसान है। सेल प्राइस
माइनस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर माइनस कॉस्ट। लॉन्ग टर्म बड़ा इंटरेस्टिंग है। फुल वैल्यू ऑफ सेल कंसिडरेशन माइनस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर माइनस ICA, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट बाय CI ऑफ ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट इनटू CI ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफर। हम लोग का कितना है भूल गए? 317 है पक्का? ओके। एनी इंप्रूवमेंट बिफोर 1/4/2001 is ignored. Any improvement before 1/4/2001 is ignored. ICA, index cost of acquisition. Cost of acquisition divided by CI of year of acquisition into CI of year of transfer. अगर 1/4/2001 के पहले खरीदा है तो कॉस्ट को कॉस्ट ले लो या FMB as on 1/4/2001 whichever is higher. इंडेक्सेशन तो 100 ही रहेगा। अगर लैंड एंड बिल्डिंग है, याद कर रहा हो, याद आ रहा होगा, लैंड एंड बिल्डिंग है तो FMB कैनॉट बी मोर देन SDB। लैंड एंड बिल्डिंग कैनॉट बी मोर देन SDB। लैंड एंड बिल्डिंग है तो FMB कैनॉट बी मोर देन SDB। याद आ रहा है बेटा? और इंडेक्सेशन हम लोग नहीं देंगे डिवेंचर्स पे, बॉन्ड्स पे, स्लम सेल पे, 112A पे, फिरंगी को, 5 नॉन रेसिडेंट्स को इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं देते। कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड्स है तब इंडेक्सेशन देंगे, है ना बेटा? था ना बेटा कुछ? कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड और सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड है ना, इस पे इंडेक्सेशन बेनिफिट दिया जाएगा। और रूल ऑफ सब्स्टिट्यूशंस नहीं लगता है इंटेंजिबल एसेट्स पे, था ना बेटा? 1/4/2001 के पहले खरीदा तो कॉस्ट ही कॉस्ट माना जाएगा। रूल ऑफ सब्स्टिट्यूशंस नहीं लगेगा। किस पे रूल ऑफ सब्स्टिट्यूशंस नहीं लगेगा? इंटेंजिबल एसेट्स पे। ध्यान देखना, इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। किस पे इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा? स्लम सेल। इस बार अमेंडमेंट है स्लम सेल पे सेल प्राइस को लेकर। 112A और बॉन्ड्स, डिवेंचर्स और नॉन रेसिडेंट्स। पोहा तो पोहा जब से खरीदेंगे तब से शुरू, जब बेचेंगे उसके एक दिन पहले तक, है ना बेटा? पोहा खत्म। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशंस क्या लेंगे? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जितना हमें खरीदा वही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बाकी का अगर गिफ्ट वगैरह में मिला तो प्रीवियस ओनर का कॉस्ट ही क्या बन जाएगा? कॉस्ट। देन बेटा क्या? हाँ, पीरियड भी वो गिफ्ट में प्रॉपर्टी मिला तो पोहा भी पुराना, पीरियड ऑफ होल्डिंग भी पुराना, कॉस्ट भी पुराना, सब कुछ पुराना। देन बेटा इंप्रूवमेंट भी सब कुछ आएगा भी सब स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद बेटा इन एक्वायर्ड ये इंटेंजिबल एसेट्स, इस बार से बेटा और एक अमेंडमेंट मिला ना, गुडविल डेप्रिसिएबल एसेट्स नहीं है, अमेंडमेंट का सीट में डाला है। तो गुडविल ऑफ बिजनेस प्रोफेशन बेटा ये सब एक्वायर्ड किया तो प्राइस और सेल्फ जनरेटेड है तो उसका कॉस्ट क्या लेंगे? नील। रूल ऑफ सब्स्टिट्यूशंस नहीं मिलेगा बेटा, रूल ऑफ सब्स्टिट्यूशंस नहीं मिलेगा। लैंड एंड बिल्डिंग, आकाश जमीन खरीदा 10 साल पहले, बिल्डिंग बनाया अभी 1 साल पहले, उसको बेचेगा तो लैंड हो जाएगा लॉन्ग टर्म और बिल्डिंग हो जाएगा शॉर्ट टर्म। देन प्रॉपर्टी एक्वायर्ड थ्रू गिफ्ट, विल, इनहेरिटेंस, तो कॉस्ट भी पुराना ऑनर, होल्डिंग भी पुराना ऑनर, इंप्रूवमेंट भी सबका, लेकिन एनी इंप्रूवमेंट बिफोर 1/4/2001 विल बी इग्नोर्ड। एडवांस मनी फॉरफिटेड 1/4/14 के बाद मारा, जो मारा जब भी मारा, अदर सोर्सेज, यही मिलेगा आपको, उसके पहले नहीं मिलेगा। हमारा तो इसी साल का है ना, तो 1/4/2014 के पहले बाद में मारा तो अदर सोर्सेज, 1/4/14 के पहले मारा तो कॉस्ट से माइनस, कॉस्ट से माइनस। एडवांस मनी फॉरफिटेड ऑनर बिफोर 1/4/14 कॉस्ट से माइनस, ऑनर आफ्टर 1/4/14 अदर सोर्सेज। अब सुनो, प्रीवियस ऑनर फॉरफिट किया, नो ट्रीटमेंट। करेंट ऑनर फॉरफिट करेगा, वो हम लोग या तो माइनस करेंगे। 1/4/14 के बाद तो कोई भी मारा तो अदर सोर्सेज, ध्यान देना, अच्छा पॉइंट है, समझ में आ रहा है? 1/4/14 के बाद कोई भी मारा तो अदर सोर्सेज। 1/4/14 के पहले प्रीवियस ऑनर मारा तो भूल जाओ, और आप मारे हो तो कॉस्ट से माइनस। कैपिटल गेन इन केस ऑफ शेयर्स, इसको सबसे लास्ट में है, शेयर्स डिवेंचर्स।
मोटू पत्तू छोटू सब आएगा। खत्म ही नहीं हो रही है। या फुल वैल्यू ऑफ सेल कंसिडरेशन, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, जिस साल क्लेम मिलेगा उस साल टैक्सेबल होगा, और पैसा मिला तो पैसा, एसेट्स मिला तो उसका एफएमबी, पैसा मिला तो पैसा, एसेट्स मिला तो उसका एफएमबी, और स्टॉक के लिए पैसा मिलेगा तो पीजीबीपी, सही है ना, एसेट्स के लिए पैसा मिलेगा तो सीजी। यूलिप, यूलिप अब तो कैपिटल एसेट हो गया, यूलिप के अगेंस्ट भी पैसा मिलेगा मैच्योरिटी पे, तो कैपिटल गेन पे आएगा। इस साल तो मिल ही नहीं सकता है क्योंकि अभी तो शुरू हुआ। डन बेटा, ये भी अमेंडमेंट का सीट में डाल दिया हमने। कैपिटल गेन ऑन कन्वर्शन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, सिंह इज किंग ने घर से सोना चांदी दुकान में रख दिया, तो ट्रांसफर तो उसी दिन हो गया, ट्रांसफर तो उसी दिन हो गया जिस दिन घर से दुकान पे लाया, लेकिन टैक्स देना है जिस साल स्टॉक इन ट्रेड को बेचेगा, उस साल सीजी भी लगेगा, पीजीबीपी। सीजी पीजीबीपी कैसे लगेगा, वो सेल प्राइस माइनस एफएमबी। सीजी में थोड़ा ध्यान देना, सीजी में सेल प्राइस क्या लेगा, एफएमबी ऑन द डेट ऑफ कन्वर्शन, जिस दिन कन्वर्ट किया, और ईयर ऑफ ट्रांसफर भी ले गए जिस दिन कन्वर्ट किया, बट टैक्सेबल होगा 21-22 पे। मैंने अपने घर से सोना चांदी अपने दुकान पे रख दिया 17-18 में, ट्रांसफर 17-18 में, एफएमबी 17-18 का ही लेंगे, टैक्सेबल होगा 21-22 पे। तो बेटा जब सीआईए लेते हो ना, फ्लो में 317 मत ले लेना, 17-18 का लेना। सर पार्ट में बेचा तो पार्ट में सीजी होगा, पार्ट में बेचा तो पार्ट में सीजी होगा। कन्वर्सन ऑफ इन्वेंट्री इनटू कैपिटल एसेट, पीजीबीपी हो जाएगा। इन्वेंट्री को कैपिटल एसेट बनाएंगे तो इन्वेंट्री, समझा, दुकान से घर पे लेके आ गया तो भी वो पीजीबीपी हो जाएगा। क्या बेटा, एफएमबी, जो एफएमबी है ना उसका, अरे दुकान से सोना चांदी बेचने के लिए आए थे, घर लेके आएंगे, पीजीबीपी वाले नाराज हो जाएंगे, बोलेगा हमको पीजीबीपी दो, तो एफएमबी उसके लिए सेल प्राइस हो जाएगा, और फिर हमारे लिए एफएमबी क्या हो जाएगा, कॉस्ट। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। अब फॉर्म तो काट दिया, आपके सिलेबस में नहीं है। कंपल्सरी एक्विजिशन, गवर्नमेंट ने 17-18 पे आकाश का जमीन छीना, याद आ रहा होगा यार, 17-18 पे आकाश का जमीन छीना, 21-22 पे पैसा मिला, तो ट्रांसफर तो 17-18 हो जाएगा, टैक्सेबल होगा 21-22 पे। जो कॉम्पेंसेशन उन्होंने डिक्लेयर किया, पार्ट पेमेंट भी दिया तो टैक्सेबल। अगर आप संतुष्ट नहीं है तो एक्स्ट्रा कॉम्पेंसेशन लेंगे, वो भी टैक्सेबल, सब्जेक्ट टू लीगल एक्सपेंसेस। इंटरेस्ट मिलेगा अदर सोर्सेज में टैक्सेबल 50% डिडक्शन के साथ, इंटरेस्ट मिलेगा अदर सोर्सेज में टैक्सेबल 50% डिडक्शन के साथ। यस डन बेटा, ये इस बार एग्जाम पे आया था। बरुआ जी याद है, अरे बरुआ जी जमीन का मालिक है, 80-83 ने कंस्ट्रक्शन किया, तो बरुआ जी के लिए ट्रांसफर हो गया, जिस दिन ट्रांसफर करेंगे उस दिन नहीं, जिस दिन सीसी कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा उस दिन टैक्सेबल होगा। बरुआ जी ने लैंड ट्रांसफर किया, बरुआ जी के हैंड्स पे सीजी होगा। डन बेटा, लेकिन आज टैक्सेबल नहीं होगा जब कंप्लीशन सर्टिफिकेट आया। सेल प्राइस क्या लेंगे, जो फ्लैट मिला उसका एसडीवी और पैसा, याद आ रहा है बेटा। डन, और सर जीएसटी भी बताए थे, अलॉटमेंट लेटर के दिन वो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस अभी पढ़ाए थे। डन बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। लेकिन बरुआ जी कंप्लीशन सर्टिफिकेट आने से पहले वो फ्लैट व्लेट बेच दिए, तो जिस दिन लैंड ट्रांसफर किए थे उसी दिन सीजी हो जाएगा। ये बहुत हॉट टॉपिक है, इसी बार आ गया था दिसंबर में, एक्सपेक्ट भी नहीं करते थे आने के लिए, लेकिन ये सेक्शन से बरुआ जी याद आ रहे थे, समझ में आ गया। बरुआ जी ने 17-18 में लैंड दिया कंस्ट्रक्शन के लिए, ट्रांसफर हो गया, उस साल सीजी नहीं होगा। कब सीजी होगा, जब ये कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा उस साल टैक्स लगेगा 21-22 में। तो बरुआ जी ने तो पैसा नहीं लिया, फ्लैट लिया, तो फ्लैट का एसडीवी, ठीक है, और कैश तो कैश, ई सेल प्राइस मान लिया जाएगा लैंड का। बरुआ जी क्या ट्रांसफर कर रहे हैं, जमीन, बरुआ जी को उसके बदले क्या मिल रहा है, फ्लैट, तो फ्लैट का एसडीवी और पैसा मिला तो कैश। क्लियर बेटा,
वाह, स्लम सेल अमेंडमेंट है, सुन लेना। स्लम सेल, स्लम सेल क्या होता है सुनेंगे। एक आपने एक बिजनेस या डिपार्टमेंट को लमसम प्राइस पे बेच दिया, पहले था बेच दिया, अब वो लॉ ने उसको कर दिया बाय एनी मीन्स। एनी मीन्स, पहले था सेल, क्या था सेल, अब सेल वर्ड हट गया, सेल चाहे कोई भी तरीका से, ध्यान देना एनी मीन्स, एमसीक्यूज में आ सकता है सेल नहीं, एनी मीन्स। तो प्रेरणा ट्यूटोरियल्स ने अपना बिजनेस या एक डिपार्टमेंट किसी भी तरीका से लमसम प्राइस पे ट्रांसफर कर दिया, इसको बोलते हैं स्लम सेल। ये शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म, डिपेंडिंग पोहा बिजनेस का कितना है, 3 साल से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म और 3 साल तक है तो शॉर्ट टर्म। आईसीए नहीं मिलेगा। सेल प्राइस क्या लिया जाएगा सुन लो, अमेंडमेंट शीट पे डाला है, एफएमबी। क्या बेटा, एफएमबी या जो कंसिडरेशन मिला उसका एफएमबी, एफएमबी ऑफ दिस डिपार्टमेंट, एफएमबी ऑफ डिवीजन ट्रांसफर्ड, या जो मेरे को कंसिडरेशन मिला उसका एफएमबी, जो हायर है उसको सेल प्राइस लेंगे। जो नॉर्मल क्लास किए थे वो भी अमेंडमेंट शीट से अच्छा से देख लेना। जिनके पास अमेंडमेंट शीट है फटाफट सीजी निकालो, देखो जिनके पास अमेंडमेंट शीट पड़ा है अभी, सीजी फटाफट देखो। एफएमबी को क्लैरिफाई कर दिया गया, 5 सितारा लगाओ, छपेगा। एफएमबी क्या लेगा, हायर ऑफ द फॉलोइंग बोला है ना, बोला है क्या, ऑप्शन एफएमबी 1 लिखा ना, एफएमबी 1 जिस डिवीजन को ट्रांसफर किया उसका एफएमबी। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं आपको अमेंडमेंट का भी क्लासेस 1 हफ्ता के अंदर मिलने वाला है, पहले इनको खत्म कर लेंगे फिर अमेंडमेंट अलग से शूट करके देंगे। और दूसरा है एफएमबी ऑफ जो आपको मिला विच एवर इज हायर, ये छपेगा ही। जब से ये नया सिलेबस आया ना स्लम सेल का तो एकदम तहलका मचा दिया, हमेशा ही दे रहा, और इस बार तो मोर रीजंस बिकॉज सो मेनी अमेंडमेंट्स। एक सेल को ट्रांसफर लगा दिया और सेल प्राइस नहीं देखेंगे, एफएमबी देखेंगे, आपको जो आपके बिजनेस का एफएमबी या जो आपको मिला जो हायर है। डन बेटा। तो सर कॉस्ट क्या लेंगे, नेटवर्थ कॉस्ट लेंगे, कॉस्ट क्या बेटा आप लोग को बोलना है मेरे साथ। हाँ अभी नहीं, एक बार मैं पढ़ा देता हूँ, आप लोग फोकस रहो। कॉस्ट को ही नेटवर्थ को कॉस्ट लेंगे, कैसे निकले, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, डेप्रिसिएबल एसेट्स का WDVS पर इनकम टैक्स, नॉन डेप्रिसिएबल एसेट्स का बुक वैल्यू, नॉन डेप्रिसिएबल एसेट्स का बुक वैल्यू, डेप्रिसिएबल एसेट्स का WDVS पर इनकम टैक्स। रिवैल्यूएशन मत लेना खबरदार, रिवैल्यूएशन नहीं लेना, सिखाया था ना। हो गया। स्लम सेल मतलब लमसम प्राइस पे पूरा बिजनेस बेच दिया या डिपार्टमेंट बेच दिया, और बेच नहीं दिया, लमसम प्राइस पे पूरा डिपार्टमेंट या डिवीजन ट्रांसफर कर दिया एनी मीन्स। 3 साल तक रख के बेचे हो तो शॉर्ट टर्म, 3 साल से ज़्यादा है तो लॉन्ग टर्म। इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। सेल प्राइस में अमेंडमेंट आ गया, आप जिस डिवीजन को बेचे ट्रांसफर किए उसका एफएमबी या जो कंसिडरेशन आपको मिल रहा है उसका एफएमबी जो हायर है। ये इस बार एग्जाम में छपने वाला है, कैसे आएगा पता नहीं बट आएगा। डन। और कॉस्ट क्या लेंगे, नेटवर्थ, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, एसेट्स का क्या वैल्यू लेंगे, डेप्रिसिएबल एसेट्स का WDVS पर इनकम टैक्स, अदर एसेट्स का बुक वैल्यू, एसेट लायबिलिटीज का बुक वैल्यू। रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं लेंगे, रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं लेंगे तो 50B था, 50C बेटा इसको कैसे बोलोगे, पूरा तो टैक्स में तलका मचा के रखा था। रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन, प्रॉपर्टी बेचा मोटू ने पतलू को, SDV ग्रेटर देन 110% ऑफ कंसीडरेशन, तो SDV ही सेल प्राइस, अदरवाइज सेल प्राइस ही सेल प्राइस। मोटू ने प्रॉपर्टी बेचा छोटू को, SDV बोलो बेटा ग्रेटर देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नहीं ग्रेटर देन ना बेटा, SDV ग्रेटर देन 110% ऑफ सेल प्राइस, सेल प्राइस ही सेल प्राइस। SDV 110% तक है या उससे कम ही है तो सेल प्राइस ही सेल प्राइस। डन बेटा। SDV चेंज होता है, एग्रीमेंट के डेट अलग, सेल के डेट अलग। कितना सम्स किया इस पे,
तो एग्रीमेंट का डेट का एसडीबी माना जाएगा प्रोवाइडेड बैंकिंग चैनल के थ्रू थोड़ा सा भी पैसा रिसीव किया हो। डन बेटा, एग्रीमेंट के डेट पे या उसके पहले थोड़ा भी पैसा रिसीव किया हो। धुंधला हो गया है क्या बेटा? ठीक है, अभी पूरा पढ़ा के फिर से रिवाइज कर, 5 बार इसको बोलना चाहिए। डन बेटा, अब फिर से बोलते हैं एसडीबी 110% ऑफ सेल प्राइस से ज्यादा है तो एसडीबी सेल प्राइस, लेकिन कमीशन हमेशा सेल प्राइस पे देना, ब्रोकरेज हमेशा सेल पे देना। याद है बेटा, एसडीबी को सेल प्राइस उसी पे दे देता है, कोई गलती भी किया होगा, याद आ रहा होगा आगे। और एसडीबी 110% तक है या उससे कम है तो आप छोड़ रही हो सेल प्राइस एग्रीमेंट का डेट और रजिस्ट्रेशन का डेट पे एसडीबी चेंज हो गया तो एग्रीमेंट का डेट का एसडीबी लेंगे, प्रोवाइडेड बैंकिंग चैनल के थ्रू भी थोड़ा बहुत भी पैसा मिले। डन। बेचने वाले को तो सजा दे दिया आपने, खरीदने वाले को भी सजा दो। हमेशा एसडीबी माइनस कंसिडरेशन 50,000 से ज्यादा है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, एसडीबी माइनस कंसिडरेशन 50,000 से ज्यादा है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। वैल्यूएशन ऑफिसर वैल्यू एंट्री मारता है तो वैल्यूएशन ऑफिसर ने जो वैल्यू निकाला वही सेल प्राइस होगा, बट इट कैन नॉट बी मोर देन एसडीबी। ये खत्म। फिर से आओ बेटा, लैंड एंड बिल्डिंग एसडीबी ग्रेटर देन 110% ऑफ सेल प्राइस, एसडीबी सेल प्राइस, अदरवाइज सेल प्राइस, कमीशन तो सेल प्राइस पे होगा। वैल्यूएशन ऑफिसर एंट्री टिंग टिंग, वैल्यूएशन ऑफिसर का वैल्यू एसडीबी से ऊपर नहीं, एसडीबी चेंज हो गया, एग्रीमेंट का डेट पे लेंगे, बैंकिंग चैनल के थ्रू थोड़ा भी आया तो एग्रीमेंट ये उसके पहले, अदरवाइज रजिस्ट्रेशन का डेट का लेंगे। डन बेटा, पतलू को सजा दो। एसडीबी माइनस कंसिडरेशन 50,000 से ऊपर होगा तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, उसके लिए कॉस्ट हो जाएगा एसडीबी। डन। वो एक दिन खा जाता है तुम लोग इसको पढ़ते समय, सब लोग बड़े हो गए। फेयर मार्केट वैल्यू टू बी फुल वैल्यू कंसिडर सर्टेन केसेस। बेटा कहीं पे अगर कोई कंसिडरेशन वगैरह डिक्लेयर नहीं पता चलेगा तो एफएमबी क्या मान लिया जाएगा उसका, एफएमबी क्या मान लिया जाएगा, सेल प्राइस। लिक्विडेशन ऑफ कंपनी पे फर्स्ट पॉइंट, एसेट्स कंपनी ने बेच दिया तो कंपनी के एंड्स में सीजी और इन काइंड बांट दिया शेयर होल्डर्स तो नो सीजी, खत्म कंपनी। कंपनी ने एसेट्स बेचा लिक्विडेशन पे तो सीजी। निहाल नहीं बोल रहा है, थक गया बेटा? निहाल थोड़ा थक गया क्या? निहाल थक गया क्या? तुम कैसे थकते हो बेटा? पानी पियो। तुम तो इंडियन आर्मी लग रहे हो। चाइना आने वाला है, आप थक जाने से कैसे गो? उठाओ बंदूक। हाँ बेटा क्या बोला? बेटा जो थक जा रहा है घर चले जाना, हम लोग वीडियो तो दे ही देंगे। लिक्विडेशन में कंपनी ने एसेट्स बेचा है तो सीजी होगा, इन काइंड बांटा तो सीजी नहीं होगा। शेयर होल्डर्स के हैंड्स पे, शेयर होल्डर्स के हैंड्स पे शेयर होल्डर्स ने अपना शेयर छोड़ के कंपनी से कुछ मिला तो शेयर होल्डर्स के हैंड्स पे कैपिटल गेन होगा। शेयर होल्डर्स के हैंड्स पे क्या होगा बेटा? कैपिटल गेन। शेयर होल्डर्स ने क्या दिया? शेयर्स, और उसके बदले क्या मिला? कुछ भी मिला, पैसा या एसेट्स। तो बेटा शेयर होल्डर्स के हैंड्स पे क्या होगा ना, एसेट्स मिला उसका एफएमबी देखेंगे, एसेट्स का क्या देखेंगे? एफएमबी, और जो पैसा मिला वो माइनस डीम डिविडेंड, माइनस डीम डिविडेंड। शेयर होल्डर्स को कंपनी से जो भी कुछ मिला वो शेयर्स के लिए भी मिला, शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए जो शेयर मिला वो डीम डिविडेंड हटा देंगे। डन बेटा, डन, डीम डिविडेंड हटा देंगे और बाकी का अमाउंट शेयर्स के लिए। बाकी का एक अमाउंट क्या होगा बेटा? शेयर्स के लिए। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या लेंगे? अगर कंपनी के आकाश 10% शेयर होल्ड करके रखा है, कितना परसेंट? 10%, और कंपनी के बैलेंस शीट में 33 लाख का प्रॉफिट है ना बेटा? तो 10% 33 लाख का क्या होता है? 3,30,000। तो आपको जो भी कुछ कंपनी से मिलेगा उसका 3,30,000 डीम डिविडेंड होगा, वो माइनस कर देंगे। कंपनी से आपको मिला, कंपनी से आपको डिवेंचर मिला, कैश मिला 4 लाख का। अच्छा क्या नहीं मिटाया, काम आ गया। 4 लाख का आपको मिला, 4 लाख शेयर्स के अगेंस्ट नहीं माना जाएगा। 3,30,000 को क्या मान लेंगे? डीम डिविडेंड।
और बाकी का फुल वैल्यू ऑफ सेल कंसिडरेशन ऑफ शेयर्स। देन बेटा लिक्विडेशन पे शेयर होल्डर्स को कुछ मिलेगा तो एफएमबी या कैश से डीम डिविडेंड माइनस करेंगे। डीम डिविडेंड तभी माइनस कर, अदर सोर्स में आएगा, डीम डिविडेंड तभी माइनस करेंगे अगर कंपनी के पास प्रॉफिट है। सर सारा प्रॉफिट नहीं, आकाश का 10% है तो 10% को डीम डिविडेंड मान के माइनस कर देंगे। और सबसे अच्छा बात, जब यहाँ पे पोहा देखेंगे ना, पोहा, तो देयर सेड बी एक्सक्लूडेड द पीरियड बियॉन्ड व्हिच द कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन। याद करो, कंपनी जिस दिन लिक्विडेशन उसके बाद का पीरियड को काउंट नहीं करते। जब पोहा देखेंगे तो कंपनी जिस डेट पे लिक्विडेशन पे जाएगा उसके पीरियड का, उसके बाद का पीरियड को काउंट नहीं करते। पोहा पोहा तो कंपनी का लिक्विडेशन हुआ 15 मई को और पैसा मिला 30 जून को। 15 मई तक देखेंगे। पोहा कब तक देखेंगे बेटा? 15 मई तक। हिट लिस्ट है बेटा एमसीक्यूज के लिए, छोटा बात है, अगर दिमाग से निकल गया होगा तो ध्यान रखना। 2 बात ध्यान रखना बेटा, पोहा 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 जिस दिन लिक्विडेशन हुआ उसके बाद का पीरियड काउंट नहीं होगा। और दूसरा जो कंपनी से आपको मिलता है पहले डिविडेंड के नाम पे हटा दो, बस ये 2 बात ध्यान रखना और कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। रेफरेंस टू वैल्यूएशन ऑफिसर, अगर बहुत सारी जगह पे हम लोग एफएमबी चाहिए तो हम लोग को वैल्यूअर से वैल्यूअर कराते हैं। जब असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि आकाश चोर है तो वो बोलेगा कि वैल्यूएशन रजिस्टर्ड वैल्यूअर से वैल्यूएशन कराओ। देन बेटा जब आपने एफएमबी जो दिखाया है वो ऊपर नीचे, एफएमबी ऊपर भी करते हैं हम लोग, जब कॉस्ट होता है तो एफएमबी ऊपर कर देते हैं, जब सेलिंग प्राइस होता है एफएमबी नीचे कर देते हैं। तो अगर उनको लगता है कि ये चोर है तो वो वैल्यूएशन ऑफिसर से रजिस्टर्ड वैल्यूअर से वैल्यू करने बोलेगा। या अदर सिचुएशंस में भी बोल सकता है, अगर डिफरेंस अमाउंट 15% से ज्यादा या 25,000 से ज्यादा है तो भी आपको वैल्यूएशन ऑफिसर से रजिस्टर्ड वैल्यूअर से वैल्यूएशन करने के लिए बोला जा सकता है। रिवर्स मॉर्टगेज, आकाश बुढ़ा हो गया, सीनियर सिटीजन है, कोई इनकम नहीं है तो अपना घर बैंक को दे देगा, बैंक आपके जिंदगी भर आपको पैसा देगा, इंस्टॉलमेंट भी नहीं मांगेगा, इंटरेस्ट भी नहीं मांगेगा, और आपने बैंक को प्रॉपर्टी भी दे दिया, कोई भी ट्रांसफर नहीं, कुछ नहीं, आपके डैश होने के बाद बैंक उससे बेचकर पैसा रिसीव करेगा। इस पूरे प्रोसेस पे बैंक और आपके भी जो भी आदान प्रदान हुआ कहीं भी टैक्स नहीं लगेगा। रिवर्स चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफर का मीनिंग तो ऐसे ही बेटा, सेल बार्टर एक्सचेंज, सेल एक्सचेंज, रिलिंक्विशमेंट, एक्सटिंग्विशमेंट कंपल्सरी इक्वेशन पढ़ लिए, कन्वर्शन पढ़ लिए, इमोल प्रॉपर्टी पार्ट परफॉर्मेंस तो उधर ही पढ़ा दिए थे, और कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ाई दिए थे उधर। मैच्योरिटी ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड ज्यादा नहीं पढ़ना है। ट्रांजैक्शंस नॉट ट्रीटेड एज ट्रांसफर 8-10 पढ़ना था बेटा। एक तो बेटा था एचयूएफ कोई डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, एक कंपनी इन लिक्विडेशन शेयर होल्डर्स को एसेट्स बांटेगा, गिफ्ट विल इनहेरिटेंस नॉट टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल बेटा, बॉन्ड्स डिवेंचर्स कन्वर्ट हो जाएगा, नॉट टैक्सेबल, ये बाकी सब मत पढ़ना बेटा। रिवर्स मॉर्टगेज अभी पढ़े, नॉट टैक्सेबल। प्रीफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स कन्वर्ट हो जाएगा, नॉट टैक्सेबल। एग्जेम्पशन पढ़ेंगे सबसे पहले 54 EC का, 54 EC से शुरू करेंगे। 54 EC लैंड बिल्डिंग बेच के LTCG हुआ विद इन 6 मंथ्स, NHAI RECL बॉन्ड्स में लगा देंगे तो 50 लाख का एग्जेम्पशन। वादा करो 5 साल के अंदर उसे बेचेंगे नहीं, लोन से एडवांसेस नहीं लेंगे। डन बेटा, क्लियर है? रिपीट कर दो एक बार फटाफट, कोई भी नहीं। लॉन्ग टर्म लैंड एंड बिल्डिंग को बेचकर CG हुआ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, NHAI RECL बॉन्ड्स पे लगा दो 50 लाख तक का एग्जेम्पशन। वादा करो, हाँ करो वादा, 5 साल के अंदर उससे लोन भी नहीं लेंगे, एडवांस भी नहीं करना है उस पे। डन बेटा। B बाड़ी टू बाड़ी, 54B बाड़ी टू बाड़ी, घर बेचकर लॉन्ग टर्म रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी बेचकर इंडिविजुअल अपने 1 साल पहले या 2 साल बाद या 3 साल खरीद लिया या 3 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन करेगा तो CG का एग्जेम्पशन मिलेगा। कितना एग्जेम्पशन मिलेगा? LTCG देखेंगे और आपने जितना खर्चा किया विच एवर इज लोअर, अगर रिटर्न भरने का ड्यू डेट तक खर्चा नहीं करते हो तो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डिपॉजिट कर दीजिए,
फिर वहां से निकाल के यूज कीजिएगा। कितना घर खरीद सकते हैं बेटा, इंपॉर्टेंट है। कैपिटल गेन 2 करोड़ से पार नहीं होता है तो 2 घर, और 2 करोड़ से पार कहाँ पे 1 घर है बेटा, ऊपर है। 2 करोड़ से पार हो जाता है तो 1 घर, और 2 करोड़ तक है तो बेटा 2 घर खरीद सकते। 2 घर वाला ऑप्शन लाइफ में एक बार मिलता है, अभी ले लिया, फ्यूचर में कभी बेचेंगे तो 2 घर वाला एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। डन बेटा। और बेटा वादा करना 3 साल के अंदर नया घर को बेचेंगे नहीं, बेचेंगे तो हमें गुस्सा आएगा, जो एग्जेम्पशन दिया था वो कॉस्ट से माइनस कर देंगे। डन बेटा। आइए, अगर आपके पास पुराना घर है उस पर कंस्ट्रक्शन भी करे एडिशनल तो भी मान लिया जाएगा। वाइफ के नाम पे घर खरीदेंगे तो भी आपको मिलेगा, कंस्ट्रक्शन पहले भी स्टार्ट किया तो भी मिलेगा, बट कंप्लीट होना पड़ेगा विद इन 3 इयर्स। और स्कीम में डाल देंगे और पूरा यूज नहीं करेंगे तो जितना अमाउंट यूज नहीं करेंगे टैक्सेबल। चलो बेटा फटाफट इसको ग्रिप में लेते। ट्रांसफर किया हुआ प्रॉपर्टी लॉन्ग टर्म रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी होना पड़ेगा, इंडिविजुअल आपको मिलेगा, वो एचपी में आना चाहिए वो घर। 1 साल पहले 2 साल के अंदर 2 करोड़ तक का सीजी है तो 2 घर, 2 करोड़ से ऊपर है तो 1 घर खरीद सकते हैं। 3 साल के अंदर 2 करोड़ तक का सीजी है तो 2 घर, उससे ऊपर है तो 1 घर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। और रिटर्न भरने तक खर्चा नहीं करते हो तो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डाल देना, फिर आपको एग्जेम्पशन मिलेगा और उसको 2-3 साल तक यूज करना, अदरवाइज अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। आप एडिशनल फ्लोर भी कंस्ट्रक्शन करते हो तो कंस्ट्रक्शन पे आ जाएगा, वाइफ के नाम पे भी करेंगे तो आ जाएगा। नया घर को 3 साल के अंदर बेच देना, नहीं बेच रहा, बेचेंगे तो जो आपको एग्जेम्पशन दिया था कॉस्ट से माइनस कर देंगे। इंपॉर्टेंट है बेटा। 54B एग्रीकल्चर लैंड टू एग्रीकल्चर लैंड, 54B एग्रीकल्चर लैंड टू एग्रीकल्चर लैंड, एग्रीकल्चर लैंड टू एग्रीकल्चर लैंड। आकाश या उसके फैमिली ने 2 साल एग्रीकल्चर किया था, आकाश या उनके फैमिली ने 2 साल एग्रीकल्चर किया था, उसको बेचता है तो लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। नहीं 2 साल था ना, लैंड तो 2 ही साल, लॉन्ग टर्म ही हो जाएगा ना, पहले शॉर्ट टर्म हो सकता 3 साल था तो लॉन्ग टर्म ही हो जाएगा ना बेटा। और 2 साल के अंदर आपको एग्रीकल्चर लैंड परचेज करना है, वो एग्रीकल्चर लैंड गांव में भी हो सकता है, शहर में भी हो सकता है। और 3 साल के अंदर एग्रीकल्चर लैंड को बेचना मत। और स्कीम में वही सेम है बेटा, 54 के तरह भी यूज नहीं करेगा तो एक स्कीम में डाल दो। 3 साल के अंदर जमीन को बेचना मत, बेच देंगे तो कॉस्ट से माइनस। अगर देखो वो है रूरल है तो कुछ नहीं होगा, अर्बन है तो कॉस्ट आपका कम जाएगा। डन बेटा। लेकिन रूरल एग्रीकल्चर लैंड को बेचने से कभी भी कैपिटल गेन नहीं होगा। अर्बन एग्रीकल्चर लैंड को गवर्नमेंट ने एक्वायर किया तो सेक्शन 1037 एग्जाम देता है। अर्बन एग्रीकल्चर लैंड आकाश बेचेगा तो टैक्सेबल होगा, गवर्नमेंट एक्वायर कर लिया तो टैक्सेबल नहीं होगा, ध्यान देने का बात है। अर्बन एग्रीकल्चर लैंड गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया तो टैक्सेबल ही नहीं, और आकाश बेचेगा तो उसको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। डन बेटा। 54D कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग। गवर्नमेंट ने, आपने 2 साल इंडस्ट्रियल लैंड बिल्डिंग यूज किया था, गवर्नमेंट एक्वायर कर लिया तो बेटा सीजी तो ट्रांसफर तो उस साल हो जाएगा जिस साल गवर्नमेंट छीना है, बट टैक्सेबल होगा जिस साल गवर्नमेंट ने आपको पैसा दिया। उसके 3 साल के अंदर बेटा आपको रिसिप्ट से, ध्यान देना बेटा, किससे बेटा, रिसिप्ट से 3 साल के अंदर नया इंडस्ट्रियल लिमिटेड, वही अगर नहीं होना है तो स्कीम में डाल दो। और 3 साल के अंदर बेचना मत, बेचेंगे तो जो एग्जेम्पशन दिया था कॉस्ट से क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा। तो 54 EC सिलेबस पे नहीं है, लास्ट F। डन बेटा। 54 F में बताया गया था आप घर छोड़ के कुछ भी बेच रहे हो, है ना बेटा, एनी LTC अदर देन हाउस। प्रॉब्लम है क्या, बात करना, कर लो ना, कुछ एक्टिविटीज दिख रहा है मनीष का, कर लो। बोलो मनीष। लो भाई गुस्सा हो गया। सुनना इंपॉर्टेंट है, इसके बाद हम लोग सारा एग्जाम्शन एक साथ चिल्लाएंगे अभी,
और उसके बाद शेयर्स। बेटा आप कोई भी एसेट्स बेचते हो, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स, उसे नेट कंसीडरेशन से, किसे? नेट कंसीडरेशन से, नेट कंसीडरेशन से आप नया घर खरीदना है, बनाना है, एक ही घर है ना बेटा इसमें, तो आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। नेट कंसीडरेशन पूरा लगा दोगे तो फुल एग्जेम्पशन, नेट कंसीडरेशन पूरा लगा देंगे तो फुल एग्जेम्पशन, और नेट कंसीडरेशन से कम पैसा लगाएंगे तो बेटा प्रोपोर्शनेट एग्जेम्पशन। एग्जाम्पल होना चाहिए। ये गजब है बेटा, 51 लाख में प्रॉपर्टी बेचा, एक्सपेंसेस 1 लाख, तो नेट कंसीडरेशन कितना? 50 लाख। तो अगर 50 लाख पूरा लगा देते हो तो एग्जेम्पशन 10 लाख मिलेगा, और 50 लाख से कम लगाओगे, 50 लाख से कम लगाओगे तो 50 लाख से कम लगाओगे तो एग्जेम्पशन प्रोपोर्शनेटली मिलेगा। डन बेटा। नेट कंसीडरेशन पूरा लगा दोगे नया प्रॉपर्टी में तो फुल एग्जेम्पशन, और यूटिलाइज, ये फर्स्ट वाला समझ गया। अगर हमने 30 लाख का घर खरीदा तो प्रोपोर्शनेटली, कैसे प्रोपोर्शनेटली? 10 लाख पाने के लिए 50 लाख लगाना पड़ेगा, तो 10 बाई 50 इंटू 30 कितना हो जाएगा? 6 लाख का एग्जेम्पशन। नेट कंसीडरेशन पूरा 54 है, पूरा हड़का के रखता है। नेट कंसीडरेशन पूरा लगा दिया तो पूरा एग्जेम्पशन, और नेट कंसीडरेशन से कम लगाया तो प्रोपोर्शनेट। प्रोपोर्शनेट का फॉर्मूला क्या है बेटा? सीजी बाई नेट कंसीडरेशन इंटू इन्वेस्टमेंट, सीजी बाई नेट कंसीडरेशन इंटू इन्वेस्टमेंट। डन बेटा। अगर अभी आपको रिटर्न भरने तक यूज नहीं करना है तो स्कीम में डाल दो, और स्कीम में डाल के पूरा यूज नहीं करेंगे तो फिर से प्रोपोर्शनली टैक्सेबल, सीजी बाई नेट कंसीडरेशन इनटू अनयूटिलाइज्ड अमाउंट। देन बेटा, तो ये बेनिफिट उनको मिलेगा जिनके पास कोई घर नहीं है, यह एक पुश्तैनी घर है, याद आ रहा होगा। 2 घर पहले से है तो आपको 54 है, आपके लिए नहीं, ये उनके लिए मिलता है जिनको जो कोई घर द्वार नहीं है। एक घर है तो दादाजी बोलते कि जीते जी हम हाथ लगाने नहीं देंगे, बट रहने लायक भी नहीं है, तब तो उपाय भी नहीं है। पुश्तैनी घर एक हो सकता है। तो आपको 1 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इंडिया में खरीदना है -1 ईयर पे, या 2 साल के अंदर खरीद लेना है, या बनाना है कितना साल के अंदर? 3 साल। आपके पास एक पुराना घर हो सकता है, कितना घर? और वादा करना, कसम खाना कि आप 2 साल के अंदर नया घर और नहीं बनाएंगे, खरीदेंगे, और 3 साल के अंदर नया घर नहीं बनाएंगे। वादा जो टूटेगा हम टैक्सेबल कर देंगे। अगर इन्वेस्टमेंट पूरा कर दिया, नेट कंसीडरेशन ज्यादा, फुल एग्जेम्पशन, और कम करेंगे तो बेटा पार्ट एग्जेम्पशन, प्रोपोर्शनेट एग्जेम्पशन। आपने स्कीम में डाल दिया फिर भी एग्जेम्पशन मिलेगा, लेकिन पूरा यूटिलाइज नहीं किया तो अनयूटिलाइज अमाउंट पूरा टैक्सेबल। अब बेटा 3 साल के अंदर घर को बेचना नहीं, 2 साल के अंदर घर खरीदना नहीं, 3 साल के अंदर और एक घर कंस्ट्रक्शन नहीं करना, नहीं तो जो एग्जेम्पशन दिया था वो तोड़ लेंगे। बेटा अच्छा बात तो बताना भूल गए, आकाश ने लैंड बिल्डिंग बेचा, सीजी हुआ, वो बिल्डिंग भी खरीद लिया 54 में मिलेगा, और बॉन्ड्स भी खरीद लिया 54 ईसी में मिलेगा, याद है डबल। ये बेटा अच्छा पॉइंट था। डन। तो ये हमारा एग्जेम्पशन खत्म हुआ। चलो सबसे पहले 54 ईसी लैंड एंड बिल्डिंग बेचकर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, और ये सबको मिलेगा, बिजनेस को भी मिलता है, ठीक है, इसलिए लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। तो बिजनेस कोई डेप्रिसिएबल एसेट्स बेचेगा तो शॉर्ट टर्म होगा फिर भी मिलेगा। ऑल एसेट्स विद इन 6 मंथ्स, NHI RECL बॉन्ड्स मैक्सिमम 50 लाख, 5 साल कुछ नहीं करना, बस खत्म, इतना ही था। 54B इंडिविजुअल आपको मिलेगा। रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेचा है लॉन्ग टर्म, सीजी से -1 ईयर +2 ईयर में +3 ईयर्स में कंस्ट्रक्शन कर लेना है। कितना घर? 2 करोड़ तक का सीजी है तो 2 घर, 2 करोड़ से ऊपर सीजी है तो 1 घर। 2 घर का एक ही बार मिलेगा, फिर जिंदगी में और 1 घर का मिलेगा, 2 घर का नहीं।
अब कब तक, रिटर्न बर्थडे तक यूज करो या स्कीम में जमा कर दो, एग्जम्पशन मिलेगा। और स्कीम में यूज नहीं करेगा टैक्सेबल। 3 साल के अंदर नया घर को बेचना नहीं, बेचेंगे तो जो एग्जम्पशन मिला था वो कम जाएगा। डन बेटा, कॉस्ट से कम जाएगा। डन बेटा, और फिर आपका फिर STCG वगैरह ज्यादा हो जाएगा। पुराने घर पे एडिशनल फ्लोर बना रहे वो भी चलेगा, पुराना कंस्ट्रक्शन कर रहे वो भी चलेगा, लेकिन इट मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 3 years। वाइफ के नाम पे, आकाश चलगोरी के नाम पे लेगा तो भी अलाउड कर देना। 54B, एग्रीकल्चर लैंड टू एग्रीकल्चर लैंड। आकाश और उनके फैमिली ने एग्रीकल्चर पर्पज के 2 साल यूज किया था, CG हुआ, तो 2 साल के अंदर एग्रीकल्चर लैंड खरीद लेंगे तो एग्जेम्पशन मिलेगा। रूरल में खरीदने से भी मिलेगा, अर्बन पे खरीदने से भी मिलेगा, और कंपल्सरी एक्वायर कर दिया गवर्नमेंट तो टैक्सेबल ही नहीं है, अर्बन, रूरल तो है ही नहीं। और नया एग्रीकल्चर लैंड अर्बन पे बेचोगे तो आपका कॉस्ट कम जाएगा। 54D, इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग, जिसपे आकाश ने 2 साल काम किया था, बिजनेस किया था, उसको भी कंपल्सरी एक्वायर कर दिया गवर्नमेंट ने। जिस दिन पैसा मिलेगा उसके -1 year +2 years 3 years में आपको पूरा रेडी कर देना है, +3 years में, और रिटर्न बढ़ने तक यूज करो या स्कीम में डाल दो। डन बेटा। और नया प्रॉपर्टी को 3 साल के अंदर बेचना मत, नहीं तो जो आपको एग्जेम्पशन मिला था वो कॉस्ट से माइनस हो जाएगा। डन बेटा। उसके बाद डी हो गया। F, अदर देन हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी छोड़ के कुछ भी बेचा आपने, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, उससे आप एक घर खरीदे -1 year पे, +2 years में कंस्ट्रक्शन किए, +3 years में ओनली 1, तो आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। कैसे एग्जेम्पशन मिलेगा? नेट कंसेशन पूरा लगाया तो पूरा एग्जेम्पशन, नेट कंसेशन कम लगाया तो CG बाई नेट कंसेशन इनटू इन्वेस्टमेंट, और वैसे मिलेगा। और अनयूटिलाइज रहेगा तो CG बाई नेट कंसेशन टू अनयूटिलाइज अमाउंट। और वादा करना 3 साल के अंदर नया घर बेचना मत, बेचेंगे तो अलग से टैक्सेबल हो जाएगा, माइनस नहीं होगा, अलग से टैक्सेबल। और 2 साल के अंदर नया घर और बनाना मत, आपके पास एक ही पुराना घर हो सकता है, और कंस्ट्रक्ट नहीं करना 3 साल के अंदर, नहीं तो जो एग्जेम्पशन मिला था वो अलग से टैक्सेबल हो जाएगा। ये भी हो गया।